नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विकल्प जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार हर बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 16 फरवरी को भैया आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और 16 फरवरी को ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हों तो उसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्र क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा होने वाला है कि शुक्ल युग की कला अवधि बताइए, यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो भैया विकल्प बी आपका सही होगा। जो शुक्ल युग है वो 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक चला। इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार ये पूछा गया है कि शुक्ल युग की कला अवधि क्या है। अगला प्रश्न आपका है कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। याद रखिएगा विकल्प ए आपका सही होगा। कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? अमृत राय होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक होने वाले भैया जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, विकल्प सी आपका सही होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपका है, आवारा मसीहा के लेखक। तो इसके लेखक है भैया विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। अगला है भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित एक निबंध। तो भागवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है ठूठा आम। याद रखिएगा इस बात को, भागवत शरण उपाध्याय जी ने क्या लिखा है? ठूठा आम लिखा है। अगला है रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा कृति कंकाल के लेखक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कृति कंकाल के जो लेखक हैं इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। तो इन्होंने मर्यादा और हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था। याद रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पिछली बार भी पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। तो मर्यादा और हंस ये दो पत्रिकाएं इन्होंने संपादित की हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से नाटक विधा के लेखक यानी कौन है जिन्होंने नाटक लिखा? तो बद्री नारायण भैया चौधरी प्रेमघन, इन्होंने जो है नाटक लिखा है। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो तौलिए जो है ये हमारी एकांकी विधा पर आधारित है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा तौलिए हमारा एकांकी विधा पर आधारित है। अगला है कि राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो ये एक गद्य गीतकार थे। ठीक है ना, ये ना निबंधकार थे, ना आलोचक थे और ना ही कवि थे, ये एक गद्य गीतकार थे, यानी कि विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा अगर आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के अपने फिक्स करने हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है गेहूं और गुलाब। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है गोदान किस युग का उपन्यास है? तो भैया गोदान जो है ये शुक्ल युग का उपन्यास है। याद रखिएगा गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है। 15वां क्वेश्चन आपका है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण जी हैं छत्रसाल दशक के लेखक। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला रसिक प्रिया के रचनाकार तो केशव दास जी होने वाले हैं रसिक प्रिया के रचनाकार। इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की थी। अगला है निम्न में से सूक्तक काव्य के कवि कौन है? तो सूक्तक काव्य के जो कवि हो जाएंगे वो आपका भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे। अगला है ललित ललाम, ठीक है ना, सॉरी इसमें हो जाएगा बिहारी जी। ठीक है ना, विकल्प ए सही होगा। सूक्तक काव्य के जो कवि हैं वो कौन है? बिहारी जी हैं। अगला है ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो मती राम जी हो जाएंगे। ललित ललाम के रचयिता कौन हो जाएंगे? मती राम जी हो जाएंगे। अगला निम्न में पद्माकर द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो पद्माकर जी ने कौन सी रचना लिखी है? गंगा लहरी। ठीक, गंगा लहरी इसको किसने लिखा है? पद्माकर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में छायावाद युग के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी ये छायावादी युग के कवि हैं। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
22वां क्वेश्चन आपका है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखना 1959 में जो है वो हमारा तीसरा सप्तक जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना। अगला है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने भैया उत्तरायण लिखा है। ठीक है ना, उत्तरायण लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। अगला है अपार शब्द में उपसर्ग। ठीक, अपार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द में आगे लगा हो। तो अपार, अपार में आगे क्या आया? आ, यानी कि उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ। ठीक, अगला है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग। हमने अभी कहा उपसर्ग मतलब जो आगे लगा हो, सुदर्शन में आगे क्या है? शु। ठीक है, यानी कि उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। अगला है कि आहट प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द पीछे लगे, तो आहट। ठीक है ना, जो शब्द पीछे लगे। तो देखिएगा आहट जो है ये इसमें आ रहा है, जगमगाहट, इसमें आहट आ गया। ठीक है ना, आहट आ गया, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला है ता प्रत्यय युक्त एक शब्द बनाइए। ता प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगे, तो ता। लघुत्व, कवित्व तो इसमें नहीं, लघुता। देखिए इसमें ता पीछे आ गया ना, इसका मतलब कि यही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है शुभा शुभ में समास कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो अगर कहीं पर भी बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो याद रखिएगा आप कि वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आपका द्वंद्व समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जानकारी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।